दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर और इसके लक्षण क्या हैं, सावधानी क्या बरतनी चाहिए और कैसे आप इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। जी हाँ, आज के समय में एक से बढ़कर के एक बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसमें ट्यूमर और कैंसर सबसे खतरनाक बीमारियां हैं। ट्यूमर आज के समय में तेजी से होने वाली बीमारी है। हमारी बॉडी में ट्यूमर तब होता है जब अचानक हेल्दी जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और एक पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। इस पिंड को ही ट्यूमर कहते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, इसे कार्सिनोइड भी कहते हैं। इसी से बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान भी पीड़ित थे, जिनका निधन हो गया है। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और किसी भी इंसान को। सामान्यतः ट्यूमर भी अकैंसरकारी और कैंसरकारी होता है। कैंसरकारी ट्यूमर का इलाज संभव होता है, लेकिन अगर इलाज जल्दी ही कर लिया जाए तो कैंसरकारी ट्यूमर को भी ठीक किया जा सकता है। अकैंसरकारी जो ट्यूमर होता है उसको तो थोड़ा जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैंसरकारी ट्यूमर को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर के पास पहले जाना होगा। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ये बीमारी होती क्या है, ये कैसे होती है और ये कितनी खतरनाक है। मोटे तौर पर इस तरह का ट्यूमर शरीर के उन हिस्सों में जन्म लेता है जो हार्मोन पैदा करते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां। शरीर के कुछ भाग जैसे कि फेफड़े और आंतों में न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जो कि रक्त संचार सही करने और खाने को पचाने का कार्य करती हैं। यह ट्यूमर इन्हीं कोशिकाओं में बनता है। क्या होता है एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी तंत्र? हमारे शरीर का अंतःस्रावी तंत्र ऐसी कोशिकाओं का बना होता है जो हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाए जाते हैं, जिनका शरीर के अलग अलग अंगों कोशिकाओं की क्रियाओं पर विशिष्ट प्रभाव होता है। यह बीमारी बेहद दुर्लभ तो है, लेकिन अगर समय रहते इसका पता लग जाए तो यह लाइलाज नहीं है। क्या है एंडोक्राइन या फिर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक दुर्लभ किस्म का ट्यूमर होता है जो कि शरीर में कई अंगों में भी विकसित हो सकता है। हालांकि मरीजों की संख्या बताती है कि ये ट्यूमर सबसे ज़्यादा आंतों में होता है। इसका सबसे शुरुआती असर उन ब्लड सेल्स पर होता है जो खून में हार्मोन छोड़ते हैं। ये बीमारी कई बार बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन हर मामले में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। इस बीमारी का लक्षण शरीर के जिस हिस्से में होता है उसी से ये तय होता है, उसी से पता लगता है। जैसे कि यदि फेफड़े में हो जाए तो लगातार मरीज को बलगम आता रहेगा। यदि मरीज को पेट में हो जाए तो उसे लगातार कब्ज की शिकायत रहेगी। इस बीमारी के होने के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल घटता बढ़ता रहता है। यह बीमारी जल्दी पकड़ में भी नहीं आती है। ब्लड टेस्ट, स्कैन और बायोप्सी करने के बाद ही ये बीमारी पकड़ में आती है। इसका खतरा सबसे अधिक 40 वर्ष की आयु के आसपास के लोगों को ज़्यादा रहता है। रक्तचाप, सिर दर्द और बहुत ज़्यादा पसीना आने पर इस उम्र के लोगों को बिना देर किए हुए तुरंत जांच करानी चाहिए। हालांकि कुछ ट्यूमर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। अधिकतर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हौले हौले बढ़ते हैं। अक्सर डॉक्टर इसे ऑपरेशन करके निकाल देते हैं या फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के द्वारा छोटा कर देते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे? यह सबसे अधिक पाया जाने वाला न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। इसे कार्सिनोइड भी कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर छोटी एवं बड़ी आंत सहित आहार नली के किसी भी भाग में हो सकता है। इसके लक्षणों को आइए समझते हैं। त्वचा लाल होने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई और घबराहट होगी, दिल की धड़कन तेज और अनियमित होने लगे, निम्न रक्तचाप रहने लगे, हृदय आघात आ जाए यानी कि हार्ट अटैक का खतरा हो, उदर या मलाशय में बेचैनी या दर्द हो, मिचली आए और उल्टी होने की संभावना हो, डायरिया, मलाशय से रक्तस्राव या मल में रक्त आने लगे, ब्लड आने लगे, रक्त अल्पता और उसके कारण होने वाली थकान, सीने में जलन या अपच, अमाशय में अल्सर, इनके कारण सीने में जलन, अपचन और सीने एवं उदर में दर्द, भार में कमी यानी कि आपका वजन कम होने लगे, आंत में अवरोध, इसके कारण पेट में दर्द और कब्ज की समस्या रहने लगे। इनमें से कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का उपचार क्या है?
डॉक्टर्स न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के उपचार के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ट्यूमर के स्पष्ट लक्षण सामने नहीं दिखाई दें तब सीधे कोई उपचार करना कठिन हो जाता है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बढ़ने की दर अलग अलग होती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत धीमी गति से बढ़ती है, कभी कभी तो ये महीनों सालों तक बिना बढ़े यूं ही पड़े रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर स्कैनिंग के जरिए केवल इन पर नज़र रखते हैं, लेकिन जब ट्यूमर बढ़ने लगता है या उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो अगर संभव हो तो ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। अगर सर्जरी करना संभव न हो तो लक्षणों के अनुसार ट्यूमर के नियंत्रण के लिए अनेक उपचार आजमाए जा सकते हैं। कई बार एक साथ कई प्रकार के उपचार किए जाते हैं। इनमें से कुछ उपचारों को जान लेते हैं। सबसे सरल है सर्जरी। जी हाँ, फियोक्रोमोसाइटोमा और मर्केल कोशिका कैंसर के लिए सर्जरी ही प्रमुख उपचार है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर ट्यूमर के साथ उसके आसपास की कुछ स्वस्थ कोशिकाओं को भी बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए अधिकतर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। अगर सर्जरी से ट्यूमर को निकालना संभव न हो तो दूसरे उपचारों की सलाह है आपको, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी। जी हाँ, रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा एक्स किरणों या फिर अन्य कणों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर से रेडिएशन थेरेपी की सलाह तब होती है जब ट्यूमर ऐसे स्थान पर हो जहां सर्जरी कर पाना कठिन हो या संभव न हो, असंभव हो। जब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर फैलने लगता है तब भी रेडिएशन थेरेपी की जाती है। सामान्यतया दिए जाने वाले रेडिएशन उपचार को एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर के बाहर से मशीन द्वारा रेडिएशन दिया जाता है। जब रेडिएशन उपचार देने के लिए इम्प्लांट का उपयोग किया जाता है तो इसे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी या ब्रेकी थेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी एक निश्चित अवधि में निश्चित संख्या में उपचार दिया जाता है। मर्केल कोशिका कैंसर के लिए अक्सर रोग की पहली और दूसरी अवस्था में सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। इसे एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। थकान महसूस होना, त्वचा पर चकत्ते बनना, पेट का अपसेट होना या अतिसार होना रेडिएशन थेरेपी के कुछ पार्श्व प्रभाव हैं, जो कि उपचार खत्म होने के बाद स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। अब बहुत नामी है, बहुत बार आप सुने होंगे कीमोथेरेपी। इसके बारे में जान लीजिए। कीमोथेरेपी में कोशिकाओं के बढ़ने और विभाजित होने की क्षमता को रोक करके ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इसमें शरीर के किसी भी भाग में ट्यूमर कोशिकाओं तक रसायनों को रक्त प्रवाह के जरिए पहुंचाया जाता है। इसमें रोगी को एक बार में एक औषधि या फिर अलग अलग औषधियों के संयोजन को गोले के रूप में दिया जाता है। कीमोथेरेपी के पार्श्व प्रभाव व्यक्ति विशेष पर या दी गई औषधि की मात्रा पर निर्भर करता है। इनमें थकान, किसी प्रकार का संक्रमण, मिचली और वमन, भूख की कमी और डायरिया, बालों का झड़ना, ये सभी प्रमुख होता है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी की जाती है। टारगेटेड थेरेपी या लक्षित उपचार में उपचार का लक्ष्य मुख्यतः ट्यूमर की विशिष्ट जीन, प्रोटीन या ऊतकों के आसपास का वह वातावरण होता है जो इसकी वृद्धि में योगदान देता है। इस उपचार से ट्यूमर कोशिकाओं की वृद्धि और प्रसार रुक जाता है और स्वस्थ कोशिकाओं को कुछ खास नुकसान नहीं होता है। अध्ययनों में देखा गया है कि सभी ट्यूमरों का समान लक्ष्य नहीं होता है। प्रभावी उपचार के लिए पहले सही जीन, प्रोटीन और अन्य कारकों का पता लगाने के लिए अनेक परीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा रेयर ये बीमारी है, ये बात समझ लीजिए। इरफान खान को जो बीमारी हुई थी वो बहुत ही रेयर है। आंकड़ों की माने तो 1 लाख में सिर्फ 5 लोगों को ही ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और एक ट्यूमर में परिवर्तित हो जाती हैं। यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी जरूरी है। अब क्या करें ऐसा कि ट्यूमर कोई शरीर में बने ही ना, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इससे बचे रहें। और बचने के लिए क्या करना होगा, आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। यानी कि सुबह जगने से लेकर के और रात को सोने तक का समय भी फिक्स हो और खाने का समय फिक्स हो। खाने में क्या खाना क्या नहीं खाना ये फिक्स होना चाहिए आपका। इसके लिए आप सभी चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम समय समय पर उपाय बताते रहते हैं। लेकिन ट्यूमर किसी भी प्रकार का शरीर में हो उसको दूर करने के लिए प्राणायाम जो होता है, कपाल भाती प्राणायाम, वो बहुत अच्छा होता है। तो हर इंसान को कपाल भाती प्राणायाम सुबह सुबह 5 से 10 मिनट ही सही पर जरूर करना चाहिए। अगर आप कपाल भाती प्राणायाम करते हैं तो बॉडी में कहीं भी ट्यूमर होगा तो वो दूर हो जाएगा, या फिर ट्यूमर होगा ही नहीं। पहले से करते रहेंगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी। इसके अलावा
पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, लिवर को समय समय पर डिटॉक्स करते रहें, किडनी को डिटॉक्स करते रहें। इसके लिए क्या उपाय है वो हमने आपको इस चैनल पर बताया हुआ है। फेफड़ों को भी डिटॉक्स करते रहें। अगर आप ये कार्य करते रहेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं घेरेगी। पहले से अगर किसी भी चीज़ को फिट रखेंगे तो उसके ज़्यादा दिन तक फिट रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया, सबसे ज़्यादा युवा अवस्था में लोग ये काम करते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उस समय पर बॉडी इतनी एक्टिव रहती है, मजबूत रहती है कि किसी भी चीज़ का पता नहीं लगता है। लेकिन वो डैमेज जो होता है उसका पता लगता है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब, क्योंकि तब वो नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। जो भी अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर रखेंगे उनको समस्या कम होगी या नहीं होगी। यही उपाय है ट्यूमर से बचने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।